हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दैया। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। क्लास 10th और 12th का जो टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, सीबीएसई का जो भी लेटेस्ट अपडेट है टर्म 1 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो हम पहले करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम डे के लिए जो भी टाइमलाइन रहेगी वो समझेंगे। एंड लास्टली जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट गाइडेंस ऑन द ओएमआर। बच्चों को अभी भी डाउट है ओएमआर की डिटेल्स को लेकर, कैसे फिल करना है, कैसे रिस्पॉन्सेज देना है, तो यही सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं लेटेस्ट अपडेट। सीबीएसई ने अभी 13 नवंबर को एक वेबिनार स्कूल्स के लिए कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल्ड अपडेट दिया है कि हाउ द सिस्टम विल वर्क एंड हाउ द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। तो उसमें से कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे लगता है स्टूडेंट्स को पहले से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है 12 स्टूडेंट्स पर रूम। यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक रूम में सीबीएसई ने हाफ कर दिए हैं। पहले 24 होते थे, अभी 12 स्टूडेंट्स पर रूम। देन ऑब्जर्वर एंड फ्लाइंग स्क्वाड अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। चीटिंग एंड अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए सीबीएसई ऑफिशियल्स स्कूल में प्रेजेंट रहेंगे, सेंटर पे प्रेजेंट रहेंगे एज एन ऑब्जर्वर। एंड फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी सेंटर पर विदाउट एनी इंटीमेशन विजिट कर सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनी चीटिंग और एनी अनफेयर मीन्स, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो फिर बोर्ड की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। तो टेक केयर ऑफ दैट। Rough sheet duly signed by the invigilator to be provided to the candidates. Now this is good. साइंस एंड मैथ्स जैसे एग्ज़ाम में या जिस भी पेपर में कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं उसके लिए पेपर तो चाहिए। तो इसके लिए रफ शीट एक प्रोवाइड की जाएगी जिस पे इन्विजिलेटर का साइन होगा एंड एक नंबर भी होगा और जिसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स ऐसा नहीं है कि घर से कोई भी पेपर ला के एंड यूज़ कर सकते हैं। नाउ चेकिंग ऑफ OMR शीट्स टू बी डन इन 2 ways, मैनुअली एज वेल एज स्कैनिंग मोड। मीन्स मैनुअली भी चेक होगा और कंप्यूटराइज स्कैन भी होंगी। जनरली तो OMR शीट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब OMR पे होते हैं एंड वो सारे कंप्यूटराइज्ड स्कैन होते हैं। बट सिंस 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम OMR में लिख रहे हैं तो देयर आर चांसेस की गलतियां हो जाए, तो वो बच्चों का लॉस ना हो इसके लिए फिर वो सारी शीट्स मैनुअली भी चेक होंगी। नाउ ओन स्कूल में बी द सेंटर फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। सीबीएसई ने ज़्यादातर प्लेसेस पे जो अपने स्कूल हैं उनको ही सेंटर बनाया है। किसी केसेस में दूसरे स्कूल्स को सेंटर बनाया है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ओन स्कूल ही सेंटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अपना स्कूल भी सेंटर हो सकता है और दूसरा स्कूल भी हो सकता है। तो अगर अपना स्कूल सेंटर है तो स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि स्कूल अपना है, टीचर्स अपने रहेंगे एंड हम चीटिंग कर सकते हैं। नो, सोचना भी नहीं चीटिंग के लिए, बिकॉज अननेसेसरली आपका करियर का सवाल है। 3 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है या फिर पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो सकता है। सो डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एनी अनफेयर मीन्स डीलिंग। उसके फिर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो बेटर है कि अपनी तैयारी अच्छी कीजिए, वेल प्रिपेयर्ड होके ही एग्ज़ाम में जाइए एंड बी ऑनेस्ट वाइल राइटिंग द एग्ज़ाम। एंड लास्टली कोविड प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोविड की वजह से ही पूरा ये एग्ज़ाम का पैटर्न सीबीएसई ने चेंज किया है, तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको फॉलो करना पड़ेगा। मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सो सभी कैंडिडेट्स को इसको फॉलो करना है। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन फॉर द डे ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के दिन के लिए क्या शेड्यूल रहने वाला है, अब उसको डिस्कस करते हैं। 9:45 से 10:45 आपका एंट्री टाइम होगा एग्ज़ाम सेंटर पे। सो ड्यूरिंग दिस 1 hour यू कैन एंटर टू द एग्ज़ाम सेंटर। 10:45 लास्ट एंट्री है, प्लीज़ स्टिक टू दैट। एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहले ही पहुंच जाइए, बिकॉज 10:45 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी सेंटर पे। सो 10:45 लास्ट एंट्री इन द सेंटर। नाउ 10:45 to 11 AM चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड एंड अदर डिटेल्स। जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर प्रेजेंट होंगे वो आपका एडमिट कार्ड और बाकी सब डिटेल्स चेक करेंगे अप टू 11 o'clock। 11 o'clock से 11:10 AM के बीच में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, 11:10 से 11:30 ये आपका रीडिंग टाइम है।
रीडिंग टाइम में कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है, ना ही OMR शीट पे, ना ही क्वेश्चन पेपर पे। इवन आप क्वेश्चन पेपर पे टिक भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस टाइम को आप फुल्ली यूटिलाइज़ कीजिए रीड करने में, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करने में, सारे क्वेश्चंस रीड करने में, थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाने में कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता। नाउ 11:30 पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 90 मिनट्स का पेपर है। सो 1 o'clock एग्ज़ाम एंड्स एंड एट दिस टाइम जो भी इन्विजिलेटर है वो OMR को कलेक्ट कर लेंगे। सो ये पूरा शेड्यूल एग्ज़ाम डे के दिन का है। अब नाउ कम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, CBSE की तरफ से OMR के लिए जो भी गाइडलाइंस है पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको OMR में डिटेल्स लिखने के लिए और रिस्पॉन्सेज फिल करने के लिए ओनली ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, कोई और पेन यूज़ नहीं करना है। जेल पेन नहीं यूज़ करना है क्योंकि जेल पेन की इंक जो है वो स्प्रेड हो सकती है, OMR स्पॉइल हो सकती है। तो आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा थिक पेन आप यूज़ कीजिए ताकि सर्कल करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, सर्कल जल्दी से फिल हो जाए। नाउ सेकेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़ ऑफ पेंसिल विल फॉल अंडर अनफेयर मीन्स। OMR के अंदर कहीं पर भी पेंसिल यूज़ करना अलाउड नहीं है। कोई टिक करने के लिए या लाइन लगाने के लिए कहीं पर भी आपको पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। अगर ऐसा होता है तो वो अनफेयर मीन्स में काउंट होगा, चीटिंग में काउंट होगा। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि लीविंग सर्कल्स एंड बॉक्स ब्लैंक विल ऑल्सो फॉल अंडर अनफेयर मीन्स। हमें रिस्पॉन्सेज फिल करने के लिए सर्कल दिए हैं, बॉक्स दिया है, तो अगर सारे सर्कल्स और बॉक्स को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, नहीं फिल करते हैं कुछ भी, तो वो भी अनफेयर मीन्स में ही काउंट होगा। तो सी दैट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन तो भी रिस्पॉन्स फिल करना है, और नहीं अटेम्प्ट करना है तो भी रिस्पॉन्स फिल करना है। वो कैसे करना है वो मैं OMR में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ नेक्स्ट इज़ नो एक्स्ट्रा मार्क टू बी पुट ऑन OMR। OMR के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक मार्किंग नहीं करनी है, कोई स्पेशल मार्क्स नहीं लगाने हैं, कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं लगाने हैं। ओनली रिस्पॉन्सेज फिल करने के लिए जो सर्कल्स या बॉक्सेस दिए हैं वहीं पर आपको डील करना है, कहीं और एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं होनी चाहिए। नाउ सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस इन द OMR कैन नॉट बी चेंज्ड। OMR के अंदर जो सीक्वेंस में क्वेश्चंस दिए हैं वो सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, बॉक्स में भी रॉन्ग रिस्पांस लिखा है, सर्कल भी रॉन्गली फिल हो गया, तो चलो इसको कट कर देते हैं और बाद में उसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल के और वो रिस्पॉन्स कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, तो आपको सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी OMR से रिलेटेड। अब लेते हैं अपनी OMR और उसको समझते हैं। ये मेरे पास एक सैम्पल OMR शीट है। इस शीट में 3 पार्ट्स हैं। एक ये अपर पोर्शन जिसमें कैंडिडेट्स की सारी डिटेल्स होंगी, सेंटर में आएंगे ये सर्कल्स जहाँ पर रिस्पॉन्सेज फिल करने हैं, और सबसे नीचे यहाँ पर OMR को चेक करने के बाद जो भी डिटेल्स फिल करनी है वो यहाँ पर फिल करनी है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। तो अब चलिए समझते हैं एक एक करके सारे पार्ट्स। अपर पार्ट में लेफ्ट साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस में कैंडिडेट की सारी डिटेल्स फिल होंगी, जिनमें कि रोल नंबर वर्ड्स में भी, फिगर्स में भी, देन डे एंड डेट ऑफ द एग्जाम, सेंटर नंबर एंड नेम, सब्जेक्ट कोड एंड नेम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड एंड नेम, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी होंगी। अभी इस शीट में तो यहाँ पर ये सारे बॉक्सेस खाली हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को जो OMR शीट मिलेगी उसमें ये प्री फिल्ड होंगे। प्री फिल्ड मीन्स पहले से ये सारी डिटेल्स फिल्ड होंगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है, इस पोर्शन में कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी फिल्ड होगा तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो फिल करना है कैंडिडेट को वो है ये क्वेश्चन पेपर कोड। एज यू कैन सी 3 ब्लैंक बॉक्सेस, एक स्लैश, फिर से एक ब्लैंक बॉक्स, स्लैश, ब्लैंक बॉक्स। तो यहाँ इस स्पेस में क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर के राइट टॉप कॉर्नर में दिया होगा, वहीं से आपको यहाँ पर ये एज इट इज कॉपी कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो डिटेल फिल करनी है वो यहाँ पर है। रिस्पॉन्सेज के नीचे यहाँ पर एक और बॉक्स दिया है जिसके अंदर एक सेंटेंस रिटन है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। कैंडिडेट को ये सेंटेंस अपनी हैंडराइटिंग में एज इट इज यहाँ पर रीराइट करना है और फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर इन रनिंग हैंड करना है, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस ये लिखा है उसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर दीजिए, लिख दीजिए।
और अपना सिग्नेचर यहाँ कर दीजिए। तो टोटल 3 डिटेल्स हैं जो स्टूडेंट को भरनी है। ऊपर क्वेश्चन पेपर का कोड, यहाँ पर ये सेंटेंस लिखना और यहाँ पर साइन करना, दैट्स इट। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हमारा आता है वो है ये मिडल पार्ट। यहाँ पर सर्कल्स गिवन है और इनमें ही हमें अपने रिस्पॉन्सेस को फिल करना है। तो अब पहले इनको समझते हैं। यहाँ पर 4 कॉलम्स गिवन है, 1 2 3 4। ईच कॉलम में 15 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल OMR शीट के अंदर मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस के लिए सर्कल्स होंगे। ओके, लेकिन हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चंस हों ये जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट वाइज पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मैं 10th क्लास के मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के पेपर में मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो जो सर्कल्स या जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है OMR के अंदर, उनको कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है, कोई रिस्पॉन्स कहीं पर नहीं फिल करना है, ना कोई मार्क लगाना है, लाइन लगानी है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है, उनको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस के साथ डील करना है OMR में जितने क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ओके, उसके बाद वाले क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना है। अब लेते हैं किस तरह से रिस्पॉन्सेज फिल करने हैं। यहाँ पर देखिए जो कॉलम्स बने हुए हैं उनमें सबसे पहले एक बॉक्स दिया है। बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर मेंशन्ड है 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके, अप टू 60। इस बॉक्स के बाद 4 सर्कल्स मेंशन्ड हैं रिस्पॉन्सेज को फिल करने के लिए, जिनके अंदर स्मॉल लेटर में ABCD लिखा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको आंसर पता है, तो जो आंसर का ऑप्शन है उस ऑप्शन को यहाँ पर फिल कर देना है, सर्कल को डार्कन कर देना है। उसके बाद सर्कल्स के बाद एक खाली बॉक्स दिया है जिसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है। स्टार वाले बॉक्स में जिस सर्कल को आपने फिल किया है, जो ऑप्शन को आपने चूज किया है, अगर आप श्योर हैं कि दिस इज द राइट आंसर, फिर वो आप यहाँ पर वो ऑप्शन आपको लिखना है। अगर आपने C को सर्कल किया है तो यहाँ पर आप C लिखेंगे, A को सर्कल किया है तो श्योर होने के बाद ही लिखना है, A लिखेंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स के बाद फिर एक और सर्कल दिया है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर मेंशन्ड है। जैसे अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर 1 है, सेकंड क्वेश्चन है तो इसके अंदर 2 है, ऐसे ही। अब ये सर्कल किस लिए दिया है, देखिए ईच सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ज्यादा दिए हैं, मींस चॉइसेस दी हैं, दैट मीन्स आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। ओके, जैसे फिर से अगर मैथ्स पे आए तो मैथ्स में आपको पेपर में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब सेक्शन A में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 16 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह सेक्शन B में भी 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 16 अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन C में 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि हर सेक्शन वाइज कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, उनका रिस्पॉन्स फिल करने के लिए ये सर्कल दिया है। सारे के सारे क्वेश्चंस मत सॉल्व करना, अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बेस्ट नहीं काउंट होंगे। अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया तो जो एग्जामिनर है वो लास्ट के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ देगा, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। ओके, तो बेटर है कि अपनी चॉइस से जो जिसमें आपको डाउट है, जो आपको नहीं आता, आप वो छोड़िए एंड सेव योर टाइम ऑल्सो। अब रिस्पॉन्सेज को फिल कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन आपने देखा, सॉल्व किया और आपको आंसर आता है। अगर आपका आंसर C है सपोज, तो आप क्या करेंगे, इसमें से रिस्पॉन्सेज वाले सर्कल में से आप C को अच्छे से डार्कन कर देंगे। ठीक है, इस सर्कल को फिल कर देंगे। फिलिंग केयरफुली करना है, आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाना है, हाफ सर्कल नहीं छोड़ना है, पूरा अच्छे से उसको कंप्लीटली फिल करेंगे। और जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाए कि यस दिस इज ओनली द राइट आंसर, तो फिर उस आंसर को, उस रिस्पॉन्स को आप स्टार वाले बॉक्स में ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस में, सपोज क्वेश्चन 2 में अगर मेरा आंसर A है, मुझे लगता है कि आंसर A है, तो मैं क्या करूंगी, A को यहाँ पर सर्कल कर दूंगी। ठीक है, A को यहाँ पर फिल कर दूंगी। लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि ये तो रॉन्ग आंसर है एंड आई वांट टू चेंज माय आंसर। तो अगर आपको आंसर चेंज करना है तो आप आंसर चेंज कर सकते हैं। ये जो स्टार वाला बॉक्स दिया है ये इसीलिए दिया है ताकि
अगर गलती से रॉन्ग सर्कल को आप फिल कर देते हो या यहाँ पर गलती हो जाती है तो उस गलती को आप यहाँ पर सुधार सकते हैं और अपना आंसर आप यहाँ चेंज करके लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ए वाले सर्कल को फिल किया है, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि ए नहीं, इसका आंसर तो बी है। तो मुझे क्या करना है, अब इसमें से सर्कल्स को अब मैं दोबारा फिल नहीं करूंगी। अगर बी मेरा राइट आंसर मुझे लगता है तो यहाँ पर सर्कल को वापस से फिल नहीं करना है, सर्कल एक ही बार फिल होगा। बस मैं ऑप्शन यहाँ चेंज कर दूंगी, यहाँ पर ए फिल किया है बट मैं यहाँ पर बी लिखूंगी बिकॉज मुझे लगता है कि बी राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। तो सर्कल्स में अगर गलती हो जाती है तो उसको बॉक्स में भरने से पहले हम ठीक कर सकते हैं। बॉक्स में हम राइट ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब बॉक्स में अगर गलती हो जाती है, बॉक्स में सपोज ए लिख दिया और फिर इसको यहाँ पर चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर कटिंग करना अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कट कर दो और फिर इसके अंदर दूसरा ऑप्शन लिख दो तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो चेक नहीं होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट राइटिंग इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स में एक बार जो लिख दिया वो ही आपका फाइनल आंसर कंसीडर होगा। और जब मैनुअली चेक होंगे तो स्टार वाले बॉक्स के अंदर जो भी रिस्पॉन्स है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता है या डाउट है और मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, जो लास्ट वाला हैशटैग वाला सर्कल है मैं उसको इस तरह से डार्कन कर दूंगी। ठीक है, उसको इस तरह से फिल कर देना है। फिल करने का मतलब मैंने ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो हैं ही, सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो छोड़ने हैं उनमें से ये एक है। ओके, बहुत सिंपल है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस के लिए रिस्पॉन्सेज को यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो ABCD वाला सर्कल और बॉक्स ये दोनों फिल होंगे। अगर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है तो लास्ट वाला सर्कल फिल होगा। सो सिंपली बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। ओके, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर कि फिल करते हुए एक तो अपनी राइटिंग का ध्यान रखिए। ओके, जब हम ये स्मॉल लेटर्स में है ABCD, अब A और D जब लिखते हैं फ्लो में, यहाँ पर देखिए जब A और D हम फ्लो में लिखते हैं, ये A है और ये D है, तो ये जो ऊपर एक लाइन गई है D में, ये कभी कभी बहुत स्मॉल हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो वो देखने में फिर A जैसा लगता है। तो जब A और D आप लिख रहे हैं तो उसमें क्लियरली वो A है तो A नजर आना चाहिए और D है तो D नजर आना चाहिए। A को कभी भी जल्दी में ऐसे नहीं बनाना। अब ये थोड़ा सा लाइन ऊपर चली गई है तो ये D के जैसा लग रहा है। ओके, इसी तरह D की अगर लाइन है तो वो प्रॉपरली ऊपर तक जाए। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू फिल। CBSE ने रिसेंटली ही एक और सर्कुलर रिलीज किया है जिसमें अलग अलग तरह से रिस्पॉन्सेज को अगर फिल किया है तो फिर कैसे इवेलुएट किया जाएगा। ये जो मैंने अभी बताया ये तो करेक्ट मेथड है, बट और भी अलग अलग तरीके से अगर रिस्पॉन्सेज आते हैं तो फिर कैसे इवेलुएट होगा, वो उस सर्कुलर में CBSE ने शो किया है कि कैसे इवेलुएट किया जाएगा। तो दैट ऑल्सो आई विल शेयर विद यू। अब यहाँ देखिए ये रिस्पॉन्सेज वाले 4 सर्कल्स हैं, इनके अंदर ABCD नहीं लिखा है बट OMR में ABCD अंदर लिखा होगा। अब ये फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट A को फिल किया हुआ है, सर्कल A को फिल किया है, बॉक्स के अंदर भी A लिखा है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट मेथड। जो फिल किया वही बॉक्स के अंदर लिखा, ये करेक्ट है। अब सेकंड केस में देखिए, सर्कल फिल किया है A वाला लेकिन बॉक्स के अंदर B लिखा है, दैट मीन्स कैंडिडेट ने अपना आंसर चेंज किया है। तो इस केस में क्या होगा, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज बी, यानी कि बॉक्स के अंदर जो ऑप्शन लिखा है उसी को कंसीडर किया जाएगा when all the sheets will be checked manually. Okay, now let's see the third case. यहाँ सर्कल A को फिल किया है लेकिन बॉक्स के अंदर B लिख दिया है, मीन्स आंसर चेंज करके लिखा है, और लास्ट जो हैशटैग वाला सर्कल है उसको भी फिल कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है, ये नॉट अटेम्प्टेड। ये सर्कल कब फिल करना है, जब नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन हो, जब हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना हो। तो अगर ऐसा है कि आपने लास्ट वाला सर्कल फिल कर दिया तो दिस आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, मतलब ये नॉट अटेम्प्टेड में काउंट हो जाएगा। ओके, तो तब एग्जामिनर ना इसको देखेगा ना इसको देखेगा, खाली इसको देखा जाएगा। राइट, नाउ नेक्स्ट, यहाँ सर्कल A फिल किया, रेस्ट पे क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद बॉक्स के अंदर C लिख दिया, मीन्स बॉक्स में भी फिर से आंसर चेंज कर दिया। अब चाहे इधर कुछ भी भरा है, A भरा है या सब पे क्रॉस किया है, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज C
विच इज रिटन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में लिखा है वही आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सेम नेक्स्ट केस है कि बी वाले को टिक किया, रेस्ट पे क्रॉस किया और आंसर बॉक्स में लिखा डी, तो यहां पर भी डी को ही कंसीडर किया जाएगा एज एन आंसर, बिकॉज बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो है डी, चाहे इधर कुछ भी किया है। ओके, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, ए को थोड़ा सा फिल किया, बी पे टिक कर दिया, लेकिन बॉक्स के अंदर फिर से ए लिख दिया, तो कौन सा आंसर, ये नहीं माना जाएगा। ये टिक कर दिया है या ये फिल कर दिया है, इसको नहीं माना जाएगा। बॉक्स में लिखा है ए, तो ए एग्जामिनर विल कंसीडर ए एज योर आंसर, और अगर वो सही होगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। ओके, सो सेम हियर, ये 3 पे ऐसे स्लैंट लाइन लगा दियो और सी ऑप्शन वाले को फिल कर दिया, आंसर भी लिखा सी इनसाइड द बॉक्स, तो आंसर विल बी कंसीडर्ड एज सी। नेक्स्ट केस में अगर जैसे ये 3 सर्कल ए सी एंड डी ब्लैंक है और बी वाला फिल भी कर दिया और टिक भी लगा दिया, बॉक्स में भी बी लिखा है, बॉक्स में बी लिखा है इसलिए आंसर क्या कंसीडर किया जाएगा, बी। ओके, अब यहाँ 2 सर्कल फिल है लेकिन एक पे क्रॉस है और एक पे टिक है और बॉक्स में है बी, क्योंकि बॉक्स में बी है इसलिए एग्जामिनर बी को चेक करेगा, अगर ये राइट है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ये सब केसेस हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि बॉक्स में लिखना जरूरी है, बॉक्स में जो लिखा होगा वो आपका आंसर माना जाएगा। और ये नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पर ए बी सी डी सारे सर्कल्स ब्लैंक हैं लेकिन बॉक्स के अंदर बी लिखा है, दैट मीन्स ये आपका अटेम्प्टेड क्वेश्चन होगा और आंसर विल बी कंसीडर्ड एज बी, आपका आंसर बी कंसीडर किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया है कि इफ ऑल ए बी सी डी सर्कल्स, बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल सारे के सारे ब्लैंक हैं, तो ऐसे केसेस में ये नॉट अटेम्प्टेड तो होगा लेकिन ऐसे केसेस विल फॉल अंडर अनफेयर मीन्स। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा ना छूटे जिसमें आपने रिस्पॉन्स फिल नहीं किया है। रिस्पॉन्स मीन्स या तो अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये 4 सर्कल एंड बॉक्स, अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो लास्ट वाला सर्कल, तो आपको रिस्पॉन्स तो जरूर ही देना है, सारा का सारा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। एंड ये केस तो बिल्कुल क्लियर है, अगर मैंने सारे सर्कल ब्लैंक छोड़े हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, ओनली लास्ट सर्कल फिल किया है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड। ओके, एक चीज मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो मेथड्स दिखाए हैं रिस्पॉन्सेज देने के, सर्कुलर में सीबीएसई की तरफ से क्लियरली लिखा है कि ये सारे रॉन्ग मेथड्स हैं। मीन्स इस तरह से आपको टिक क्रॉस करना, हाफ सर्कल छोड़ना या ऐसे कोई लाइन लगाना, ये बिल्कुल भी राइट मेथड नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है। और कंप्यूटराइज जब आपका पेपर स्कैन होता है, चेक होता है, तो सिस्टम ऐसे रिस्पॉन्सेज को रीड कर ही नहीं पाता है। तो अब क्योंकि मैनुअली भी पेपर चेक होगा, शीट्स चेक होंगी, तो अभी इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें बॉक्स पे फोकस करना है, बॉक्स भी भरना है और सर्कल भी भरने हैं, लेकिन बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो इस चीज का अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि आप सर्कल फिल करें, राइटली फिल करें, आगे जाके भी आपके लिए हेल्पफुल होगा जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द OMR शीट। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिए, कूल माइंड से पेपर दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।